करने वालों के लिए कहा है, मैंने सिर्फ दंगा करने वालों के लिए कहा है, मैंने अशोक स्तंभ तोड़ने वालों के लिए कहा है, मैंने अशोक स्तंभ तोड़ने वालों के लिए कहा है, मैंने सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के लिए कहा है। नहीं नहीं नहीं, आप बात का रुख मत मोड़े। हम लोगों को बड़ा दुख है भाई, कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, लेकिन आपने पूरी कौम को जिस तरीके से जाहिला अंदाज में पेश करा, ये शर्मनाक बयान है आप लोगों का। भाई आप लोग कहाँ थे, कहाँ है आप लोग जो अवेयरनेस नहीं करा सकते कौम को? आप बता नहीं सकते कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल टेलीविजन पर किस तरीके से नहीं, नाजिम भाई ये जिम्मेदारी वज़ाहत काज़मी साहब की थोड़ी है। आप भी तो समझाइए अपने युवाओं को, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी तो सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्यों अपने युवाओं को नहीं सिखा रहे हैं? ये किस दिशा में जा रहे हैं? हाँ अनुराग जी, देखिए हम लोग तो हमेशा अपनी आवाम को, अपने भारत के भाइयों को हमेशा समझाते हैं कि देश हित की बातें कीजिए, देश का नारा भारत जिंदाबाद लगाइए, और उसके बाद अगर यहाँ फिलिस्तीन की बात आती है तो फिलिस्तीन के झंडे अगर भारत के अंदर लहराए जा रहे तो ये हमारे फिलिस्तीन मित्र देश है भाई। यहाँ पर जो है हमारे पूर्व प्रधान, अरे साहब आप फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये बताइए कितने के हाथ में तिरंगा था? मैं तस्वीरें दिखाऊं क्या? मैं तस्वीरें दिखाऊं? नसीम भाई, इस देश की सियासत करते हैं आप, कितनों के हाथ में वहां पर तिरंगा झंडा देखिए, तस्वीरें चल रही हैं और भगवा झंडे पर भड़काऊ चीजें लिखी गई हैं। ये कौन सिखा रहा है इन लोगों को? अनुराग जी देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके का माहौल है, बना है, तो यहाँ पर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? कर दिया नहीं 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 नहीं, आपकी दिक्कत क्या है? क्योंकि गलत दिख रहा है ना तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन आप पीछे वाली एक गली तैयार रखते हैं कि इससे बचना है हमें। आप बताइए कितनों के हाथ में तिरंगा है? सबके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा, तिरंगा कितनों के हाथ में जरा दिखाइए, तस्वीर आई होगी आपके पास? अनुराग जी मैं ये कहता हूँ कि शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है, वो इसे जुलूस में शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी पूछ भी सकते हैं, हम बैठ कर करेंगे सपोर्ट, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। अभी यहाँ पर लठ बच जाते ना हाजी नजीम खान, अभी लठ बच जाते तो आप ही सवाल खड़े कर रहे होते कि प्रशासन ने समझाया क्यों नहीं। फिर आप खेलते हैं मुस्लिम कार्ड, देश में मुस्लिम जो है वो सुरक्षित नहीं है। वज़ाहत काज़मी साहब गलत कह रहा हूं? अगर लठ बच जाते तो ये डिफेंड करने नहीं आए होते क्या? क्यों चला दिया पुलिस ने डंडा? ये बोल नहीं पा रहे, झंडे नहीं लगाने चाहिए थे। देश के अंदर संविधान है, सिंह जी, वज़ाहत काज़मी जी, संविधान के साथ सुनो अनुराग भाई, सुनो, मैं ये कहता हूँ ये जुलूस इन लोगों ने अपना रखा है। अनुराग भाई ये देखिए कि कितना आसान तरीका अपना रखा है कि अपनी गलती, अपनी कोताही सारी प्रशासन पर थोप दो। मुझे ये बताइए कि उस जुलूस को लीड कौन कर रहा था? उनको जेल क्यों नहीं जाना चाहिए उन मौलानाओं को? और फिर मुझे ये नाजिम, ये जितने भी लोग पैनलिस्ट मुसलमान बैठे हैं, मुझे ये बताइए क्या ईद मिलादुन नबी के मौके पर इसी तरह जश्न होता है क्या? इसी तरह के जुलूस होते हैं क्या? क्या ये मेरे नबी को तकलीफ नहीं होगी इससे? क्या मेरे नबी का पैगाम यही है? ये इस्लाम पर क्यों बात नहीं कर लेते हैं? नहीं तो वज़ाहत साहब ये बता दीजिए, क्या आप लोग उलमाए दीन है, क्या आप लोग राष्ट्र के लिए मोहब्बत सिखाता है? इस्लाम अपने भाइयों के लिए मोहब्बत सिखाता है। सर तन से जुदा के नारे कब तक लगेंगे इस देश में? सोशल मीडिया का दौर है, कौन समझाएगा, क्यों समझाएगा? मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर बुलडोज होने चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी हमारे साथ अभिजीत अवस्थी उनकी भी है और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाते हुए कहा भी कि आप लोग कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, और नैतिक जिम्मेदारी सुहेल काज़मी जी की भी है, वज़ाहत काज़मी जी की भी है। ओके, मैं आप सबका अगर बोलना हो चुका हो तो अब थोड़ा सा आप लोग कहूंगा थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ओके, वज़ाहत काज़मी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब ठीक है, अब बारी एहसन सिंह भाई। कब तक सिर्फ यही कहते रहेंगे एहसन सिंह की नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, या ये कट्टरपंथी गैंग, ये कट्टरपंथी गैंग के पीछे सरकार कब तक? मतलब एहसन सिंह जी, आज मुझे लगता है कि देश को आपको ये बताना चाहिए कि शिलापट तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, सर तन से जुदा नारा लगाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के समर्थन में गाना बजाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या ये सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों को आप वीडियो से उठाकर जेल के पीछे डाल देंगे, सिर्फ ये कार्रवाई की उम्मीद करें, या इस तरह की जो देश में सोच पनप रही है सरतन से जुदा की, उसको खत्म करेंगे? देखिए अनुराग जी, एक बड़ी देसी कहावत है, गए माघ दिन 29 बाकी। आप देखे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कश्मीर में विकास के कार्य हुए, आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई, उग्रवादियों पे कार्रवाई हुई, तो निश्चित तौर पे जो है बहुत सारी ऐसे चीजों में बदलाव आया, लोकतंत्र की बहाली हुई और लोगों में एक अच्छा सोच पनपा।
निश्चित तौर पे देश की आजादी के बाद दो विचारधाराएं इस भारत में जन्म ली। एक भारत के संविधान के साथ रहना चाहते थे, कट्टर इस्लाम के साथ रहना चाहते थे। जो भारत के संविधान के साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को चुना। लेकिन कुछ वैचारिक रूप से भारत में ऐसे लोग रह गए जो शारीरिक रूप से तो पाकिस्तान में नहीं गए, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यों को करते रहते हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय सरकार क्या कार्रवाई करेगी। विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ता है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश गवर्नमेंट की होती है, फिर भी आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं, उत्तर प्रदेश, वह विचारधारा जो भारत ये दो राज्यों में तो आपकी शामिल सरकार है ना सर, निश्चित तौर पर उस पर कठोर और संवैधानिक कार्रवाई होगी। अब सुने ना, मैं तो वही कह रहा हूं ना, मैंने कहा ना, गए माघ दिन 29 बाकी, बहुत कुछ ठीक हो गया, जो बचा है वो ठीक हो जाएगा। ये विचारधारा वो विचारधारा है जो आपके चैनल पर भी दिख रहा है। जो लोग पत्थरबाजी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता था, कोई संवैधानिक संस्था पकड़ती है, कोई एजेंसी बम बनाते पकड़ती है, किन्हीं गलत गतिविधियों में पकड़ती है, तो भी आपके ही जिम्मेदार चैनल पे बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट बैठे हैं लोग जो उनके साथ खड़े हो जाते थे, उनमें भी बदलाव आया ना। ये बदलाव इसी नाते आया कि देश में एक ऐसी सरकार है जो कठोर कार्रवाई करती है, जो दुश्मन मान के चलती है, जो गद्दार माना है, बात करते हैं, एक बार छूट मिल उठा लो 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरा ब्यौरा तो बाबा साहब का आप तलबे चाटते हुए मिलोगे और हमारे बुजुर्ग काले पानी की सजा काटते हुए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर विकास के राह पर चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो बार-बार इस तरह से चीजों को कार्रवाई पे 9-10 साल की घटनाओं को देखेंगे तो ऐसे सोच में बदलाव हुआ कश्मीर के तौर पर। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना काफी मैं आ रहा हूं आपके पास में नहीं हुआ। अपनी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं सुहेल काज़मी जी के पास जाऊंगा, अजहरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी, मैं सिर्फ हामिद साहब से इतना कहना चाहता हूं कि ब्रिगेडियर उस्मान और वीर हामिद जो हैं, वो हमारे नायक हैं। आप उनको एक मुसलमान के रूप में क्यों देखते हैं? वेरी ट्रू सर। मेरे लिए अब्दुल कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी दोनों भारत के राष्ट्रपति हैं। मैं इनमें कोई कौम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से कोई भेद नहीं मानता मैं। ये आप लोग जब है ना, मैं एक सेकंड अहमद साहब, आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन तो लीजिए ना। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपकी पहले से ही बहुत, आज आपने हमारा सम्मान रखा, मैं पहले से ही आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी जो देश के वजीर आजम हैं, क्या वो हिंदू, आप उनको हिंदू नजरिए से देखते हैं या नहीं देखते हैं? योगी जी को देखते हैं या नहीं? वो संविधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। हमने अगर उस्मान ब्रिगेडियर और वीर अब्दुल हमीद को मुसलमान कह दिया तो इससे एतराज क्यों है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। वैसे अपनी नहीं, अनुराग जी 10 सेकंड कहानी पढ़नी चाहिए। अनुराग जी 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं इनको, उनकी कहानी। मुझे उनके मुसलमान, उनके मजहब होने पे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए वो ठीक वैसे ही नायक हैं जैसे कोई और नायक है। सूबेदार जोगिंदर सिंह नायक था, जैसे जनरल अरोड़ा नायक थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही है। मेरे लिए कोई कम या कोई ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। आप लोग अगर किसी देश के नायक को, हमारी दिक्कत तब होती है, मेरी दिक्कत तब होती है, मैं कोई नरेंद्र मोदी को हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता हूं। आप एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, 2014 के पश्चात मुसलमानों के आम जीवन में फर्क आया कि नहीं आया आर्थिक रूप से? गुजरात का मुसलमान जो है सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है कि नहीं है? आप एक बार चश्मा उतार के तो देखिए, उसके बाद देखिए